हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन। अब ये बेसिसिटी ऑफ अमीन क्या होता है? आपने एसिडिक और बेसिक नेचर पढ़ा होगा दोस्तों, बट आज ये बेसिक नेचर अमीन का पढ़ना है। अगर आपने पहले केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा एसिडिक नेचर मतलब टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन, ओके, और बेसिक होता है टेंडेंसी टू लूज OH माइनस आयन। ये तो हो गया आर्हीनियस थियरी के हिसाब से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम का। ओके, अब नेक्स्ट सुनो। अगर लुईस थियरी की बात करते हैं तो लुईस थियरी के हिसाब से जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और बेस जो होता है ना वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सर लेकिन आप ये सब क्यों बता रहे हो हम लोगों को? क्योंकि मेरे भाई अमीन्स में है ना लुईस थियरी चलती है। कौन सी थियरी चलती है? लुईस थियरी। अमीन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मतलब उनके पास होता है लोन पेयर नाइट्रोजन पे। आ समझ में? फिर वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द बेसिक नेचर ऑफ अमीन इज टू presence of a lone pair of electron on the nitrogen atom. In terms of Lewis theory, amines are bases because they can share lone pair of electron on nitrogen atom with an element with an electron deficient species। मतलब जो नाइट्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी ऐसे स्पीशीज को दे देता है जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि ट्राईमिथाइल अमीन शेयर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये देखिए ट्राईमिथाइल अमीन है क्योंकि इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है और ये BF3। अब BF3 की इलेक्ट्रॉन ले लेता है। आप सबको पता होगा ये बोरॉन है और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और 5 मतलब 2 3। ठीक है, और ये जो 3 है ये बॉन्ड बना लेते हैं किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी हाँ, 7। तो ये देखिए फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। इस फ्लोरीन के भी 7 होंगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट। बट मेरे दोस्तों ये जो बोरॉन है ना इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ओ ललिता, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन? यस, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है किसके साथ? ट्राईमिथाइल अमीन से। ये लोन पेयर ऐसे दे देता है। और बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? सर हम लोग नहीं बताएंगे बिकॉज हमें पता नहीं है। ओके, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताओगे कि नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है। ठीक है, तो इसमें जो नाइट्रोजन है यहाँ पे अगर आप तीनों पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हो तीनों पे तो इसे बोलेंगे ट्राईमिथाइल अमीन। क्या बोलेंगे? ट्राईमिथाइल अमीन। और जिसमें अमीन किसकी तरह काम कर रहा है? जी हाँ साथियों, अमीन बेस की तरह काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इज एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली Kb or pKb value in terms of Lorry-Bronsted theory. The basic nature of amine is explained by writing the following equilibrium। ये देखिए ये अमीन बेस है और वाटर किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह। तो उसने वाटर से H प्लस ले लिया और ये बेस माइनस। और यहाँ पे देख रहे हैं आप इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को हम कैसे लिखते हैं? Kb इज इक्वल टू, यहाँ पे ये N प्लस आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे, और नो डाउट OH माइनस भी होगा यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? ट्रिपल बॉन्ड एन नाइट्रोजन। अब जितना ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा Kb उतना ज़्यादा होगा। मतलब ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये जितना ज़्यादा होगा अमीन का बेसिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। सर आप ये कैसे कह रहे हो? देखो, अगर कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, तभी तो वो बनेगा। वरना अगर स्टेबल होगा ही नहीं तो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, वो आगे की तरफ जाएगा ही नहीं। आ रहा है? मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? ऐसा है, जब वो स्टेबल होगा तभी आगे की तरफ बढ़ेगा, और जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो न्यूमरेटर ज़्यादा होगा और Kb ज़्यादा, और मेरे साथी Kb ज़्यादा तो बेसिक नेचर भी ज़्यादा। In this equilibrium, amine accept H plus, hence amine is a Lorry-Bronsted base for stronger base.
For stronger base, this equilibrium shift towards right. Thereby, the Kb value is higher and Pkb value is smaller and vice versa. अब ये Kb और Pkb में आपको रिलेशन में बता देता हूँ. हालांकि आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सब चीज़ें मैंने क्लियर की हैं, बट फिर भी बता देता हूँ. Pkb जो होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ Kb. अब आपको ये भी बता देता हूँ, ये माइनस लॉग ऑफ Kb लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि Kb की वैल्यू बहुत छोटी आती है. मान लीजिए ऐसे आ गया -10⁴ ऐसा आ रहा है. तो देखिए अब ये मैंने माइनस गलती से लगा दिया है. जो माइनस होना चाहिए ये ऊपर होना चाहिए. और सर ऐसा बार बार गलती करोगे ना नहीं चलेगा, समझे? हम लोग भी बहुत ध्यान से देखते हैं, अच्छा नहीं लगता आप गलती करते हो तो. अरे बाबा माफ़ कर दो ना. तो इधर रख दिया. अब देखिए ये जो पावर है 10⁻⁴ ये आगे आ जाएगा. तो माइनस ऑफ -4, क्योंकि log 10 तो हमें पता है साथियों कितना हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 4. अब जरा देखिए, अगर आप KB बोलते कि KB का वैल्यू 10⁻⁴ है, उसके जगह पे अगर आप बोल रहे हो PKB का वैल्यू 4 है, तो बताइए कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? जी हाँ, PKB. तो P मतलब होता है माइनस लॉग. आ गया समझ में? टू द बेस 10. तो ऐसे जानते रहिए कि KB की वैल्यू ज़्यादा और PKB की वैल्यू कम, तो बेस जो होगा वो कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग. आया समझ में? तो देखिए अब आगे, ये देखिए यहाँ पे ये मिथाइल अमीन की वैल्यू दी है, ये इथाइल अमीन की वैल्यू दी है. ये सारे 1 डिग्री अमीन है. ये देखिए 1 डिग्री अमीन में आप देख रहे हैं जैसे ही मिथाइल का बल्कीनेस बढ़ते जा रहा है. ये देखिए जो PKB वैल्यू मतलब इथाइल जब है C2H5 तो वो ज़्यादा बेसिक है कंपेयर टू मिथाइल के. आ रहा है समझ में? तो ये देखिए मतलब ये CH3 का जैसे ही साइज बढ़ा, यहाँ पे देख रहे हैं उसका बेसिक नेचर बढ़ गया. अब ये सब देखिए, ये टेबल देख के आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. और ये सारी जो वैल्यू यहाँ पे रखी है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रखी है. यहाँ से मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कंपेयर करा के कुछ. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शरी अमीन है. ठीक है, अब हम किसी एक का ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेते हैं. चलिए हम मिथाइल का ले लेते हैं. मिथाइल मतलब ये वाला, मैं अब उसे कलर अलग यूज़ करने वाला हूँ, ग्रीन यूज़ करता हूँ. चलिए, तो ये मैंने यूज़ कर लिया सिर्फ मिथाइल का. तो ये देखिए, तो ये है मिथाइल वाला, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल वाला. ये देखिए, अब इन तीनों को कंपेयर कीजिए तो आपने क्या देखा? सबसे ज़्यादा इसका है. एक चीज़ याद रखिएगा, PKB कम तो बेसिक नेचर ज़्यादा, मतलब सेकेंडरी ज़्यादा सबसे. फिर कौन आता है? फिर आता है प्राइमरी. फिर कौन आता है? टर्शरी. ये देखिए, मतलब आपको याद रखना है जब भी मिथाइल ग्रुप होगा तो ऑर्डर कौन सा आ जाएगा? जब भी अल्काइल ग्रुप जैसे RNH2 है और RNRNH है और RRNH आएगा यहाँ पे, और RNR और R तीनों R मिथाइल है, तो आपको ऑर्डर 213 का आएगा मेरे भाई. कौन सा ऑर्डर आएगा? 213. दिमाग में डाल लो, बहुत सारे क्वेश्चन इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे. और एक बात बोलता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसमें तो ज़रूर धमाकेदार कमेंट करना साथियों, नीचे ज़रूर धमाकेदार कमेंट करना. क्यों पता है? ये वीडियो बहुत ही बोलते हैं ना हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे और इसको देखना कंफ्यूज रहेंगे. लेकिन अगर आपने हमारे चैनल से पढ़ा है और आपको सच में क्वेश्चन ईजिली हो जा रहे हैं तो ज़रूर साथियों इस पर कमेंट करना और इसे शेयर भी करना. तो चलिए, ये था मैंने 213 का ऑर्डर बताया कि इसके लिए जब R ग्रुप अपना कौन सा होता है? मिथाइल. अब हम चेंज कर देते हैं, अब ले लेते हैं जब R ग्रुप कौन सा होगा? इथाइल होगा. तो देखिए इथाइल मतलब ये सेकेंड वाले को कंपेयर करता है. ये देखिए, अब जरा देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए और इसको देखिए, तो सबसे कम जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा. तो ये देखिए, नो डाउट अभी भी सेकेंडरी ही ज़्यादा है, लेकिन अब देख रहे हैं इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हैं. ये देखिए, तो ये 3.25, ये 3.29 है, मतलब ये कम है. मतलब अब कौन आ गया? टर्शरी. एंड फिर 1 डिग्री. मतलब इन शॉर्ट जो सब कुछ है वो हमने समझ लिया है. और क्या समझना था हमें? कि अगर R ग्रुप मिथाइल है तो ऑर्डर फॉलो होगा सेकेंडरी, प्राइमरी एंड 3 डिग्री 213. जी हाँ, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल मिला है और इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया है. लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप बहुत सारा थियोरेटिकल पढ़ोगे लेकिन आपको याद नहीं होगा.
मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए ये सब याद रखना। याद कर लो बच्चों, यस सर जो कह रहे हैं ना, याद कर लो, क्योंकि इसे याद करके आप एमसीक्यू को इजीली कर पाओगे। समझ रहे हो? तो देखिए, जब मिथाइल ग्रुप है तो 213 का ऑर्डर आएगा, और जब इथाइल ग्रुप है तो कौन सा ऑर्डर आ जाएगा? 231 का। सर अगर कोई और ग्रुप आया तो टेंशन मत ले मेरे भाई, और दूसरा ग्रुप पूछने वाला ही नहीं है। समझ में आया क्या ये? और ये सब कब कब अवेलेबल है? एक्वस सोल्यूशन में। नहीं तो पता चला गैसियस स्टेट में पूछ दिया तो आप लफड़ा करने लगे। ओके, तो ये पहला वाला कब? पहला वाला तब जब आर की वैल्यू क्या है? मिथाइल। और ये दूसरा वाला कब? जब आर का वैल्यू क्या दिया है? इथाइल। याद रखना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज मान के चलना, हमेशा एलिफैटिक अमीन से, किससे? एलिफैटिक अमीन से एरोमेटिक अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। क्यों? जरा देखिए, एरोमेटिक में मैं आपको सिंपल एक अमीन बताता हूँ, एनिलीन। ये देखिए एनिलीन, जिसे अनिल ने डिस्कवर किया था। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, समझ में आ गया ना, अनिल नाम का कोई साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया। तो चलो देखो, इधर ये ऐसे आया इस पे, और फिर ये ऐसे आया, मतलब ये तो पूरी दुकान लग जाएगी, आपको पता है ना, ये तो पूरी दुकान लग जाएगी ऐसे ऐसे। मतलब ये लोन पेयर जो है ये किसमें कॉन्जुगेशन के थ्रू किसमें चले जाएगा? पूरा बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट करेगा। आ रहा है समझ में? मतलब ये डीलोकलाइज होगा। डीलोकलाइज मतलब इधर उधर घूम रहा है, एक जगह पे लोकेटेड नहीं है। तो क्या ये इजीली अवेलेबल है? जी नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रामू आपका दोस्त है और आप रामू को उसके घर पे ढूंढने जाते हो, रामू आपको मिलता नहीं है। रामू की माँ आपको बोलती है कि रामू तो हमेशा घूमते रहता है। तो क्या आप उस मोमेंट पे गए थे तो रामू घर पे होगा? जी नहीं, वो तो घूम रहा होगा। और जब आप एलिफैटिक अमीन की बात करते हो, मान लो ऐसे कुछ आ गया, अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर है मेरे भाई मेरे साथी, ये लोकलाइज है। लोकलाइज मतलब ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच नहीं है, और जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी नाइट्रोजन पे होगा, और ये इजीली अवेलेबल है। समझा? ये शामू है, ये कहीं घूमता नहीं है। सर मुझे एक और डाउट आ गया, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? तो याद रखना, अल्टरनेट सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, या फिर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन, ऐसे 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 लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड, और फिर पाई, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई, ऐसा कुछ एंटी कॉम्बिनेशन अगर आता है तो यहाँ पे आप देख रहे थे लोन पेयर, सिग्मा, और फिर यहाँ पे आपने देखा, ये देखिए पाई, और फिर देखो सिग्मा, और फिर उसके बाद पाई, फिर सिग्मा, और फिर पाई, ऐसा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब कुछ आप इतना अगर आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए आप ये जो टैबुलर फॉर्म है इसमें भी दे सकते हैं। देखिए इनका सबका वैल्यू 8 to 9 के रेंज में है, लेकिन अगर ऊपर वालों की वैल्यू देखो, पीकेबी की वैल्यू, तो मैक्सिमम इसी की आ रही है, अमोनिया की। समझ में? उससे सारे ये नीचे। मतलब एक चीज और क्या सीख लिया हमने, अमोनिया का बेसिक नेचर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन तीनों से कम होता है, तीनों से कम होता है। आया समझ में? चाहे वो इथाइल हो चाहे वो मिथाइल हो साथियों, समझे? मतलब 1 डिग्री अमीन हो, 2 डिग्री अमीन हो, या फिर 3 डिग्री अमीन हो, वो सारे अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं एक्वस मीडियम में। सर आपको कैसे पता है एक्वस मीडियम में? तो चला देख लेते हैं। ये देखो एक्वस मीडियम, आया समझ में? और अगर सर गैसियस मीडियम में पूछ दिया तो याद रखना, गैसियस मीडियम में 1 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर अमोनिया। सर ऐसा क्यों? तो उसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देते हैं, चाहे ये मिथाइल ग्रुप हो चाहे ये इथाइल ग्रुप हो। ओके, इसके पीछे जो रीज़न है इन शॉर्ट में आपको बता दूं, वो इंडक्टिव इफेक्ट है। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमीन। एलिफैटिक मतलब जो एरोमेटिक नहीं है, सिंपल सी बात है। एलिफैटिक मतलब जिसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, समझ में आया? उसे हम एलिफैटिक कह देंगे। वो एलिसाइक्लिक भी हो सकता है, असाइक्लिक भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे, सो असाइक्लिक मतलब ओपन चेन, एलिसाइक्लिक मतलब रिंग के फॉर्म में। ओके, द ट्रेंड इन द ऑब्जर्व पीके वैल्यू सी टेबल 13.4, ऊपर टेबल दिया है। एंड बेसिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन एंड अमोनिया कैन बी रिप्रेजेंट एज शोन बिलो। ये देखिए पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका कम, फिर इसका कम, फिर इससे इसका ज़्यादा है। मतलब आप देख रहे हो 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा। आया समझ में? मतलब वही
मैंने आपको बता दिया ना, 201 का ऑर्डर आएगा और एक 231 का ऑर्डर आएगा। बताओ 231 कब? जब इथाइल होगा, और 213 कब? जब मिथाइल होगा। याद रखना मेरा ये बात, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे साथियों। देखो यहाँ पे, thus as per the observed pKa value, aliphatic amines secondary amines of the aliphatic amines secondary amines are the strongest base। देख रहे हो, दोनों में कंपटीशन नहीं है। अगर आप देखो इन नंबर को ध्यान से, एक 213 है और एक 231 है, तो कंपटीशन को तो सेकेंडरी के लिए है ही नहीं। कंपटीशन एक्चुअल में किसके लिए? प्राइमरी और टर्शरी के बीच में, ठीक है। और अमोनिया तो नो डाउट इनके पीछे आ रहा है सब में। आ समझ में? ऐसा है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम अमोनिया टू RNH2, फ्रॉम RNH2 टू R2NH। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम R2NH टू R3NH। मतलब क्या? अमोनिया से अगर आप 1 डिग्री अमीन पे जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, 2 डिग्री अमीन पे जा रहे हैं तो भी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, बट 2 डिग्री से जब 3 डिग्री पे जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जा रहा है। आया समझ में? आगे देखिए, द बेसिक स्ट्रेंथ and the corresponding pKa value depends on the position of equilibrium shown in table 13.1। ये जो इक्विलिब्रियम हमने किया था ना, यहाँ पे अमोनिया जो था और अमोनिया ने वाटर से H+ लेके अमोनियम बना दिया था। सर ये क्या बोल रहे हो? जी हाँ, अमोनिया के जगह पे प्यारे दोस्तों अमीन था जिसकी वैलेंसी फ्री थी। चलिए वही लिखते हैं, तो कुछ लोग लिख देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, सर भूल जा रहे हो आप, आपको याद नहीं रह रहा है कुछ। ओके कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे N था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लोन पेयर, और इसने वाटर के साथ क्या ले लिया था? H+। याद आ गया? अब ये NH पॉजिटिव हो गया था, कॉन्जुगेट एसिड, और यहाँ पे OH-। तो इसमें इक्विलिब्रियम हमने बोला था जितना राइट में जाएगा उतना बेस स्ट्रॉन्ग होगा, वही है। ग्रेटर द स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, मोर on right the equilibrium will lie and stronger will be the base and smaller will be the value of pKb। pKb जो Kb है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। अब जरा देखिए, ये जो यहाँ पे बना है N ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे H, और ये जो पॉजिटिव है इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। अब इसको स्टेबलाइज करने वाले कौन कौन से इफेक्ट है, जरा देखिए। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर कहीं से इसे नेगेटिव मिल जाएगा तो भी ये स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका दर्द है ना यार, और वो दर्द को क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। मान लो कोई गरीब है, तो उस गरीब को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो गरीब क्या करेगा? पैसे के लिए काम करेगा, या फिर कहीं पे बोलते हैं ना, जाके आप ऐसे कह सकते हो कि, या फिर कहीं जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो किसी को कि कुछ काम कर दे दीजिए ताकि हम उसके बदले पैसे कमा लें, ठीक है। तो ऐसे है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या चाहता है? कहीं से उसको नेगेटिव चार्ज मिल जाए, या फिर जो सॉल्वेंट है वो भी स्टेबलाइज कर सकता है। आ रहा है समझ में? सर सॉल्वेंट कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर आप कह सकते हो सॉल्वेशन से। किससे? सॉल्वेशन से। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आपको हमारे थर्मोडायनामिक्स की, बोलते हैं ना, हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, उसमें आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब जैसे A है और ये B पॉजिटिव को अटैच है, तो ये A क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपना देगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है उसे प्लस आई कहते हैं। और याद रखना, प्लस आई सिर्फ और सिर्फ, प्लस आई या फिर माइनस आई सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर सिग्मा बॉन्ड पे एप्लीकेबल होते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट को हम लोग, या फिर माइनस आई इफेक्ट को हम लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन कहते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। ओके, तो प्लस आई में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड सामने वाले की तरफ देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने वाला ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज बेटर स्टेबलाइज एंड वाई एंड बाय विच इफेक्ट। तो ये देखिए CH3 CH2 पॉजिटिव है, CH3 CH2 पॉजिटिव। चलिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला था वो था CH3 CH2 पॉजिटिव, और जो दूसरा था वो क्या था? वो था कुछ इस तरह, CH3 H3C CH CH3 पॉजिटिव। अब जरा देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को किसकी तलाश है? नेगेटिव की। तो ये
ऐसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं आप, जिसको मैंने डार्क किया, ये थोड़ा सा CH2 की तरफ आ जाएगा। मतलब ये पूरा मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्लस आई। और यहाँ पे दो दो प्लस आई है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो जो इफेक्ट है वो क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक और इफेक्ट आता है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे भी प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें चेक करना होता है कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में जो कार्बन है वो sp3 है और उसको कितना हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो +3 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये पॉजिटिव चार्ज के बगल में दो कार्बन है और दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसमें +6 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो सेकेंड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन की भी स्टेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्लस आई पे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल इफेक्ट विथ इन्फ्लुएंस स्टेबलाइजेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज। मतलब किस अलग अलग तरीके से जो स्पीशीज है वो स्टेबलाइज हो रही है। मतलब बेसिकली अपना कॉन्जुगेट एसिड। ग्रेटर इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड अमाइन, मतलब कॉन्जुगेट एसिड, ग्रेटर इज द बेसिसिटी ऑफ अमाइन, मतलब अमीन का उतना ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। यहाँ पे देखिए, प्रीफर पीकेबी वैल्यू फ्रॉम द टेबल 13.4। मतलब इन्होंने बोला है कि आप 13.4 का पीकेबी का वैल्यू लेके बताओ कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। ओके, दिवन में तो ये देखिए, ये तो 1 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमीन है और दोनों मिथाइल। और हमें पता है 2 डिग्री और 1 डिग्री के कंपटीशन में 2 डिग्री हमेशा जीतता है, चाहे वो इथाइल हो मेरे भाई या फिर चाहे वो मिथाइल हो। तो कौन जीत गया, 2 डिग्री जीत गया, ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा ऐसे। अब दूसरा देखते हैं, ये क्या है 2 डिग्री और ये क्या है 3 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था जब इथाइल हो चाहे मिथाइल हो हमेशा 2 डिग्री ज़्यादा होता है। तो इसमें कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा। आप चाहे तो ऊपर का टेबल का वैल्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे अमोनिया है और यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रुप है, और मैंने ये भी बताया था अमोनिया के कंपेयर में ये ज़्यादा होगा। और ये कौन सा है, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ऐसा। चलिए अब आगे देखते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अब जरा देखिए, जो कॉन्जुगेट बेस बना है, जैसे कि कॉन्जुगेट एसिड बना है, तो सबको एक एक H+ दे दीजिए। यहाँ पे देखिए ये H, ये H, ये नाइट्रोजन ने भी क्या किया, अपनी लोन पेयर को दे दिया है, किसको, H+ को। तो नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो मिल गया किसको, वो मिल गया इस हाइड्रोजन को, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही अगर R है, N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक उसी तरह यहाँ पे H और फिर इस पे पॉजिटिव। ऐसे ही 2 R लगा दीजिए, NR, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, और एक तीसरा भी लगा दीजिए, R N R R। अब देखिए ये अल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकते हैं, या तो तीनों सेम हो या फिर तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि तीनों एक है, बाकी अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3। और हमें पता है हाइड्रोजन तो रेफरेंस वैल्यू होती है। रेफरेंस वैल्यू मतलब हाइड्रोजन कोई प्लस आई नहीं करता, बट यहाँ पे देख रहे हैं एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नाइट्रोजन को देगा। एक चीज़ आप मान के चलिए कि न्यूट्रल जो होता है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, किसके कंपेयर में, चार्ज के कंपेयर में। बट यहाँ पे जो चारों स्पीशीज हैं वो चारों के पास चार्ज है। चार्ज मतलब दोस्त दर्द, दर्द ये सबके पास है, और वो क्या चाहते हैं कि उनका दर्द कम हो जाए। पॉजिटिव चाहता है उसको नेगेटिव मिल जाए, नेगेटिव चाहता है उसको पॉजिटिव मिल जाए। ये तो दुनिया का लगा हुआ है मेरे भाई, आ रहा है समझ में। वो चाहती है वो मिल जाए, वो चाहता है वो मिल जाए, ये तो पूरा चल ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ से एक प्लस आए हैं, यहाँ से अगर आप देखो तो 2 प्लस आए हैं। कितने प्लस आए हैं, 2 प्लस आए हैं। और यहाँ से देखो तो 3 प्लस आए। प्लस आए मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देना, ये देने वाले ग्रुप हैं। अगर आप ऐसे सोचो तो इसमें 1 दे रहा है, इसमें 2 दे रहे हैं, और इसमें 3 दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसमें स्टेबलाइज होगा, टर्शरी में। तो मतलब अगर चार्ज की स्टेबिलिटी देखा जाए तो अमोनियम को पहला लेते हैं, फिर ये 1 डिग्री अमीन है, और ये हमारा तीसरा 2 डिग्री अमीन का कॉन्जुगेट एसिड, और फिर ये जो चौथा है वो 3 डिग्री अमीन का कॉन्जुगेट एसिड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये, क्योंकि इसमें 3 प्लस आए हैं, और इसमें कितने हैं, 2 प्लस आए, और इसमें कितना है, 1 प्लस आए,
और इसमें कितना है 0। जी हाँ, मैं अल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप, ये इसमें कितने अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, बट इसमें कितने, 1 अल्काइल ग्रुप, और इसमें तो एक भी नहीं है। तो इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा बेसिक किसको होना चाहिए था, टर्शरी अमीन को। लेकिन ऊपर आपने देखा मेरे भाई, मेरे साथी, आपको या तो 213 का ऑर्डर मिलता है या फिर 231 का। मतलब एक सिंपल सी बात है, सेकेंडरी सबसे ज्यादा आ रहा है। मतलब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। सर ये क्या क्राइटेरिया बोल रहे हो जी, इट्स कॉल्ड एज क्राइटेरिया। सो इट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया, देयर आर अदर क्राइटेरियाज एज वेल, एंड दैट्स कॉल्ड एज सॉल्वेशन। उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन। तो चलिए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब ये सॉल्वेशन मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सॉल्वेशन मतलब ये जो आप देख रहे हो सॉल्वेंट, ये सब किस में हो रहा है, पानी में। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, अरे सर वो कलरलेस होता है, HOH। अब देखिए ये जो चार्ज है इसको भी वाटर स्टेबलाइज करता है, और इतना आप ये मान के चलिए जिसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, जिसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सर ऐसा क्यों, जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये वाटर है ना, सामने वाले को सॉल्वेट करता है। अगर सॉल्वेट ज़्यादा करेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा निकलती है, और ज़्यादा एनर्जी निकलती है तो सिस्टम के पास एनर्जी, मतलब जिसमें से एनर्जी निकली उसकी एनर्जी कम होती है और वो स्टेबल ज़्यादा होता है। तो केमिस्ट्री में तो एक नारा चलता है मेरे भाई, मिनिमम द एनर्जी मैक्सिमम इज द स्टेबिलिटी। तो चलिए फिर वही सारे केसेस ले लेते हैं। तो पहले कौन सा था, NH और यहाँ पे क्या, पॉजिटिव। दूसरा देखिए, दूसरा क्या था, RNH और यहाँ पे H, ठीक है। तीसरा देखिए क्या था, RNR, यहाँ पे H, यहाँ पे H। चौथा देखिए RNR और यहाँ पे H। सर आप एक गलती कर रहे हैं सर, पॉजिटिव चार्ज भूल रहे हैं। नहीं भूला हूँ बेटा, हमको सब याद है। अब जरा देखिए, ये जो वाटर है ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। कैसे अट्रैक्ट होगा, देखिए वाटर में भी पोल है। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। आया समझ में। अब जरा देखिए, वाटर आएगा और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मतलब ऐसे O आएगा और इसको ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों, ये H के ऊपर क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव, अट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या कहते हैं, सॉल्वेशन। फिर इसका भी होगा, फिर इसका भी होगा, फिर इसका भी। तो इसमें 4 हाइड्रोजन है तो सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन इसका होगा। फिर इसमें कितने हाइड्रोजन, सिर्फ 3। R तो बल्कि ग्रुप है, ये तो सॉल्वेशन में पार्ट नहीं लेगा। आपको मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कि ये जो R होता है इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलेंट। आया समझ में। और इसमें तो 2 है, तो इसमें सिर्फ ये दोनों का ही सॉल्वेशन होगा, और इसमें सिर्फ एक का ही सॉल्वेशन होगा। तो अगर सॉल्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अमोनिया का। तो देखिए 2 इफेक्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ अमोनिया, और फिर दूसरा लिखता हूँ 1 डिग्री अमीन, फिर लिखता हूँ 2 डिग्री अमीन, और फिर लिखता हूँ 3 डिग्री अमीन। और यहाँ पे पहला इफेक्ट लिखता हूँ मैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, और फिर दूसरा लिखता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्वेशन के इफेक्ट से, सॉल्वेशन। तो देखिए अमोनिया में तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 है और सॉल्वेशन इसका सबसे ज़्यादा है, ऐसे मैं मान लेता हूँ। चलिए इसको नंबर दे देता हूँ। मान लीजिए हम लोग सबसे हाईएस्ट नंबर 3 देते हैं। सर 3 क्यों, क्योंकि टर्शरी डिग्री है ना, 3 डिग्री तक ये, तो सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन इसी का हुआ, तो इसको 3 नंबर दे दिया। चलो 1 डिग्री में इंडक्टिव इफेक्ट कितना था, 1 डिग्री याद है, RNH2, सिर्फ एक ही, तो इसमें 1, और इसका सॉल्वेशन 2 हाइड्रोजन है तो डबल, ठीक है। अब इसमें देखिए R2NH है, RRNH, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट कितना होगा, ये 2 R ग्रुप है तो 2 हो जाएगा ये, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब सॉल्वेशन कितना होगा, सिर्फ 1। अब जरा देखिए यहाँ पे देखिए 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री मतलब RNR
R और यहाँ पे H, सिर्फ एक ही H है, आ रहा है समझ में, और वो भी इतना बल्कि ग्रुप है, तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो सॉल्वेशन होता है वो ऑलमोस्ट जीरो के इतना होता है, लेकिन इसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कितने इंडक्टिव इफेक्ट है, 3। अब जरा देखिए, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखें स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा टर्शरी अमीन होना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, टर्शरी अमीन। देखिए यहाँ पे जाते हो क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जस्ट ये मैंने नंबर दिया है, नंबर का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा अगर सॉल्वेशन के हिसाब से जाए तो सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन किसका हुआ, अमोनिया का, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। बट एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि अच्छा बेस वो होता है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टेबिलिटी मिले और सॉल्वेशन से भी स्टेबिलिटी मिले। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से तो स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और यहाँ से सॉल्वेशन थे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, मतलब ये गायब और ये भी गायब। तो बचे कौन से, 1 डिग्री और 2 डिग्री। समझ में, 1 डिग्री और, तो आप देख रहे हैं अमोनिया के केस में इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल है ही नहीं, जो अमोनिया से कॉन्जुगेट बेस बना था, और सॉल्वेशन जो है वो टर्शरी अमीन से जो कॉन्जुगेट एसिड बना था। अगर मैं कहीं पे कॉन्जुगेट बेस बोलता हूँ तो माफ़ कर देना, तो ये दोनों तो बाहर हो गए। तो अब कॉम्पिटिशन किस में है, 1 डिग्री में है और 2 डिग्री में है। आ रहा है समझ में, 1 डिग्री में है और 2 डिग्री अमीन में है। अब इसमें कैसे डिसाइड किया जाए, ओके। तो ओवरऑल ऐसा देखा जाता है कि जब आपने ये जो कॉन्जुगेट एसिड बनाया था तो उस टाइम पे आपने क्या किया था, मान लीजिए RNH2 है, ये 1 डिग्री है, तो आपने H+ लिया था, दूसरा RNRH था और उसमें भी H+ लिया था, और फिर इसके कॉन्जुगेट एसिड बनाए थे आपने। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि H+ को कौन इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, H+ को कौन इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, जो इसको इलेक्ट्रॉन इजीली दे सके, किसको, H+ को। H+ मतलब क्या, प्रोटॉन, और उसे तो ऐसा चाहिए कि सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हो। तो देखिए यहाँ से प्लस आई लगा है, यहाँ से 2 प्लस आई लगा है, मतलब इसमें 2 प्लस आई है और इसमें सिर्फ 1 प्लस आई है, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। ये इजीली क्या दे सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है। इसीलिए जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी से भी ज़्यादा आएगा। हालांकि आपको बहुत सारे टीचर और टेक्स्ट बुक में ऐसा लिख जाएगा कि ये एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो असली कारण है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्ट है, समझ में, H+ वो इजीली दे देगा इसको, मतलब H+ को ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ये 2 प्लस आई के इफेक्ट से। तो जब नाइट्रोजन के बाद ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली दे देगा ना H+ को। तो इसीलिए सेकेंडरी का किससे ज़्यादा होता है, प्राइमरी। तो आपको ओवरऑल ऑर्डर क्या मिलेगा, सेकेंडरी, 1 डिग्री, टर्शरी और फिर अमोनिया। लेकिन ये किसके केस में, जब R आपका क्या है, मिथाइल है। और अगर ये सेकेंडरी, टर्शरी, 1 डिग्री और फिर अमोनिया मिलेगा अगर आपका R क्या है, इथाइल है। आया समझ में, ऐसा होने वाला है, तो याद रखिए, ओके। और ये सब जो कुछ भी मैंने नंबर यूज़ किए थे ये जस्ट फॉर टेम्पररी बेसिस, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने ये सब किया था। बाकी इसका रियलिटी में ऐसा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। आया समझ में। तो यहाँ पे एक डायलॉग जो मैंने यूज़ किया था वो आपको हमेशा याद रखना है कि अच्छा बेस वही होता है जो स्टेबल हो इंडक्टिव से भी और सॉल्वेशन से भी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडक्टिव से स्टेबल हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सॉल्वेशन से स्टेबल हो रहा है, वो दोनों से स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यही सब चीज़ों को इन्होंने देखिए कंबाइन इफेक्ट करके ऐसे सब लिखा हुआ है। आई होप आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये इंडक्टिव इफेक्ट का इन्फ्लुएंस हो गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए था, टर्शरी, क्योंकि इसमें ये जो कॉन्जुगेट एसिड किससे बना हुआ है, टर्शरी से, टर्शरी अमीन से, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था कि उसमें 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आया कि अमोनिया, फिर 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन के हिसाब से भी यही आना चाहिए था। और आपने क्या सोचा था कि अगर प्लस आई ही स्टेबलाइज कर रहा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कॉन्जुगेट एसिड किसका होगा, टर्शरी का। तो इसका मतलब जो टर्शरी अमीन है वो सबसे स्ट्रांग बेस होगा। तो ये ऑर्डर आना चाहिए था। बट एक्चुअल में अगर आपने टेबल देखा हो ऊपर,
उसके हिसाब से ऑर्डर अलग आ रहा था। अब वो टेबल के हिसाब वाला जो ऑर्डर है या फिर टेबल के हिसाब से जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर मिला है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए मैं आपके लिए चाहिए तो रीड कर देता हूँ। द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट डिफर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर। ये देखिए ऊपर टेबल की बात कर दी है जी, वही इसमें टर्शरी सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, फिर उसके बाद क्या दिखा रहा है, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। बट एक्चुअल में आप सबको पता है सबसे ज़्यादा कौन आया था, सेकेंडरी, फिर कौन आया था, प्राइमरी, फिर कौन, टर्शरी, और फिर कौन, अमोनिया। तो यही उससे मैच नहीं हो रहा है, तो इन लोगों ने उसे एक्सप्लेन करने के लिए फिर किसे लाया था, इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। अब मैं ये सब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो वो ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर दिया है ना, तो वही चीज़ आप इसमें पढ़ के समझ सकते हो। अब जरा देखो सॉल्वेशन किसका ज़्यादा होता है, बाय वाटर ऑन स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एलिफैटिक अमीन एंड अमोनिया कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बाय अमोनियम। तो इसको कितने सॉल्वेशन मिल रहे हैं, चार सॉल्वेशन मिल रहे हैं। और यहीं पे जैसे जैसे आर बढ़ रहा है आप देख रहे हो सॉल्वेशन कम होते जा रहा है। तो सॉल्वेशन के हिसाब से अगर आप देखो, सॉल्वेशन के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, अमोनिया, मतलब कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनियम, और सबसे कम किसका हुआ, कॉन्जुगेट माफ़ी चाहूँगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, और सबसे कम किसका हुआ, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ टर्शरी अमीन। तो इसके हिसाब से तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होना चाहिए था, अमोनिया होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर क्या लिया गया, कंबाइंड इफेक्ट, और ये कंबाइंड इफेक्ट के बाद जो डेटा मैंने आपको दिया वो डेटा आ गया जेट इज 213 का, और फिर अमोनिया, उसके लिए मैंने आपको रीज़न सब कुछ बता दिया है। आया समझ में। अब यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाली लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, but tertiary amine is weaker than secondary amine because the stabilization of conjugate acid of tertiary amine by solvation is very poor। जो टर्शरी अमीन है उसका सॉल्वेशन एकदम खराब है। और अगर आप प्राइमरी अमीन को देखो, प्राइमरी अमीन या फिर अमोनिया का देखो, तो उसमें इंडक्टिव ही नहीं है, मतलब जो कॉन्जुगेट एसिड बना है अमोनिया से, मतलब अमोनियम जो बना है उसको तो प्लस आया ही नहीं, क्योंकि अमोनियम में एक भी आर नहीं है। देखिए अब यहाँ पे बच्चों बहुत ज़रूरी है आपको प्लस आई इफेक्ट और ये सब आना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक में आपको बेसिक नहीं क्लियर है जीओसी तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। रिफर टू टेबल 13.1 आंसर पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन एंड n, डाई मिथाइल एनिलीन लार्जर और स्मॉलर देन दोज ऑफ अमोनिया और मिथाइल अमीन। तो मैंने आपको बताया था जो भी एरोमेटिक अमीन होते हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ एलिफैटिक अमीन के कंपेयर में कम होता है, क्योंकि उनकी जो लोन पेयर होती है वो किधर चली जाती है, उनकी लोन पेयर कहाँ पे चली जाती है, कॉन्जुगेशन में पार्ट ले लेती है। अब ये देखिए यहाँ पे तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, डाई मिथाइल एनिलीन, और सबसे वीक बेस कौन सा है, एनिलीन। अब मैं इसके पीछे का कारण आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके पीछे रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए ये एनिलीन है, यहाँ पे N है, ओके, और ये H और ये H। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको ये बॉन्ड हटा के इसका P बॉन्ड का बॉन्डिंग दिखा देता हूँ, मतलब पाई बॉन्ड दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ये P ऑर्बिटल है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं एनिलीन को टेढ़ा बना लेता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी होगी। ये देखिए ये क्या है, N है, ये H है, और यहाँ पे ये H है। अब जरा देखिए यहाँ पे ये P ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी P ऑर्बिटल में, ओके, यहाँ पे भी P ऑर्बिटल है। आपकी अगर आप देखोगे तो सब जगह ही P ऑर्बिटल है, बट मैं आपको बेसिकली इस बॉन्ड पे कॉन्सेंट्रेट कराना चाहता हूँ। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला P ऑर्बिटल का ओवरलैप, और याद रखना ये P ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, और ये पाई बॉन्ड है, राइट, ऐसे, ओके। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया उसके कंपेयर में थोड़ा सा अलग है। अब मैं आपको सही दिखा पाऊंगा। ये देखिए अब सही है, ठीक है। अपने को इस P ऑर्बिटल की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसे अपन मिटा देते हैं, ठीक है। और बाकी के बॉन्ड को मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे। अब जरा देखिए ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे लोन पेयर है। अब होता क्या है, ये इससे ओवरलैप कर लेता है और ये फिर इसमें आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पेयर ऐसे इधर आता है
कि लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे चले जाता है। ठीक इसी तरह देखिए, ये लोन पेयर आया इस ऑर्बिटल में, तो इस ऑर्बिटल में ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों किस में चले जाते हैं, इसमें। ये देखिए ऐसे आया समझ में। ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पे वो ये वाली है, और ये जो ऑर्बिटल है ये यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे, तो ये जो लोन पेयर है एक्चुअल में ये अवेलेबल नहीं है। अब जरा देखिए होता क्या है। अगर मैं हाइड्रोजन के जगह पे कोई मिथाइल ग्रुप ले लूँ, यहाँ पे मिथाइल है मान लीजिए, और ये H है और ये S है और यहाँ पे S है, तो अब इसे भी मैं टेढ़ा करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐसे है, यहाँ पे N है, अब यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है, और ये इसकी p ऑर्बिटल, और सेम वैसी ही p ऑर्बिटल ये बगल में ऐसे। ओके, याद रखिएगा ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, भले आपको इसमें ऐसे दिख रहा है कि ऐसे पैरेलल, बट वो परपेंडिकुलर है। अब जरा देखिए, ये आपस में ओवरलैप थी और यहाँ पे लोन पेयर था। अब होता क्या है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप इस p ऑर्बिटल को रिपेल करती है, और रिपेल करने की वजह से ये इसके एकदम पैरेलल नहीं रहती, और पैरेलल नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली इसमें नहीं जाता। आपको पता होगा रेजोनेंस के लिए जो ऑर्बिटल होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए, बट यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप की वजह से रिपल्शन हो जाता है, और ये जो p ऑर्बिटल है ना, ये थोड़ी सी स्लाइटली टिल्ट हो जाती है, ये जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर है, और इसकी वजह से ये अवेलेबल नहीं हो पाता। और अवेलेबल नहीं हो पाता मतलब पैरेलली अवेलेबल नहीं हो पाता, इस कार्बन के पैरेलल अवेलेबल नहीं हो पाता। और जब पैरेलल नहीं होगा तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कॉन्जुगेट नहीं करेगी। मतलब सिंपल सी बात है, एक मिथाइल ग्रुप आने की वजह से ये जो अवेलेबिलिटी थी वो बढ़ गई। अवेलेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब अब ये लोन पेयर इजीली रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और अब सोचिए, अगर इसके जगह पे भी एक मिथाइल ग्रुप आ गया तो रिपल्शन और बढ़ जाएगा। तो ये जो पैरेलल p ऑर्बिटल थी, एक मिथाइल ग्रुप आने की वजह से ये तो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो गई, लेकिन जैसे ही दो पैरेलल ग्रुप आ जाएंगे ये और टेढ़ी हो जाएगी, फिर तो इनके बीच में ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन पेयर किस में अवेलेबल था, एनिलीन में। मतलब जो नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर है वो पूरा किस में चले जा रहा था, बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में चले जा रहा था, तो मान लीजिए अगर उसके सामने कोई H+ आया तो क्या ये लोन पेयर इजीली इसको मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर यही काम मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे मैं बाहर से कोई H+ लाऊं, तो ये तो इजीली दे देगा, क्योंकि अब ये जो है, जी मैं टर्शरी की बात कर रहा हूँ, अब ये जो लोन पेयर है ये रिंग में नहीं जा रहा, और ये रिंग में नहीं जा रहा तो ये इजीली अवेलेबल है। इसीलिए आप देखोगे तो टर्शरी इजीली डोनेट करता है कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी। इसीलिए ये प्राइमरी क्या हो गया अपना, एनिलीन, और ये क्या हो गया, डाइमिथाइल एनिलीन। तो डाइमिथाइल एनिलीन ज़्यादा अच्छा बेस है कंपेयर टू एनिलीन। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप के रिपल्शन के वजह से नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर की जो ऑर्बिटल है वो थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेन हो जाती है। आउट ऑफ प्लेन मतलब वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं ले पाती। ठीक है, चलिए इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता आपको स्टेट बोर्ड में कोई बताएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है साथियों तो लाइक तो बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया इजीली। विच ऑफ द फॉलोइंग टू, एनिलीन और मिथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस। तो सिंपल सी बात है, मैंने तो आपको ये बहुत पहले ही बता दिया था कि एलिफैटिक हमेशा एरोमेटिक से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक में तो ये जो लोन पेयर है ये कहाँ पे चली जाती है, रिंग में, और रिंग में कॉन्जुगेशन में रहती है। और जब रिंग में वो कॉन्जुगेशन में होगी तो फिर बाहर वाले को कैसे मिलेगी, मतलब H+ को अपने इलेक्ट्रॉन कैसे देगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी कहीं पे बजे हुए हैं, ये तो रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बाहर H+ को कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन और एन डाइमिथाइल में ऐसे बोलेगा तो एनिलीन से ज़्यादा एन एलिनीन, और फिर उससे भी ज़्यादा एन डाइमिथाइल एनिलीन का बेसिक नेचर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग को एरोमेटिक का कंपैरिजन करना है। ओके, अब एरोमेटिक का भी तो मैंने ऑलमोस्ट शायद आपको पूरा ही बता दिया है, क्योंकि उसमें भी क्या है, अवेलेबिलिटी के ऊपर है पूरा गेम। चलिए देखिए, फ्रॉम द pKb वैल्यू वी अंडरस्टैंड दैट अराइल अमीन इन जनरल आर वीकर बेसेस देन अमोनिया एंड एलिफैटिक अमीन। और वो क्यों, क्योंकि उनका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन में पार्टिसिपेट करता है।
इज एक्सप्लेन इन अकॉर्डेंस विद द लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी बाय राइटिंग द इक्विलिब्रियम। तो ये देखिए इक्विलिब्रियम से एक्सप्लेन कर रहे हैं वापस ही। अब आप क्या करोगे, ये पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे। आया समझ में? तो यहाँ पे देखिए, हियर बोथ द स्पीशीज बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड आर रेजोनेंस स्टेबलाइज ड्यू टू डिफरेंट एक्सटेंट। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये रेजोनेंस क्यों? क्योंकि ये पूरा रिंग में घूमेगा। और ये कैसे स्टेबलाइज है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएंगे, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखिए रिंग में अगर रेजोनेंस की वजह से, ऐसे समझिए, आपको मैं टेढ़ा करके बताता हूँ तो और अच्छे से पाई ऑर्बिटल क्लियर होगा। ये देखिए ऐसे है और यहाँ पे मान लीजिए ये NH3 पॉजिटिव। तो ये देखिए ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है रिंग पे। आप ऐसे मत सोचना उसके अंदर है, इमेजिनेशन होना चाहिए आपका। ये देखिए ऐसे है, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और यहाँ पे N और ये H, ये H और ये H और इसके ऊपर ये पॉजिटिव। इसके पास कोई p ऑर्बिटल नहीं है और नो डाउट एक यहाँ पे है। अब बॉन्ड देखिए किसके इसके बीच में, जो नाइट्रोजन से अटैच है, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में। तो इसे बना देते हैं। ये देखिए ये बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड और वैसे ही ये बॉन्ड, ठीक है। अब जरा देखिए अब होगा क्या। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। मतलब ये जो है ये p ऑर्बिटल का बॉन्ड टूटेगा, ये टूट गया, ठीक है, और इसका भी टूटेगा। और फिर ये बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। ये जो यहाँ का था, ये देख रहे हैं ना, ये वाला मिट रहा है, ये वाला जो है ये आ गया अब इनके बीच में। आया समझ में? और इनका इसके साथ आ गया, राइट, इसका इसके साथ आ गया और यहाँ पे जो था ये फ्री हो गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ गई है। ये जो ऑर्बिटल है इसे मैं फ्री बनाता हूँ वापस। ये देखिए ये ऑर्बिटल। जिन्हें नहीं समझा एक बार मैं पूरे प्रोसेस को वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए होता क्या है, ये स्टार्टिंग के बॉन्ड थे, राइट, और ये अब मैंने दिखाया है बॉन्ड मूवमेंट, ठीक है, बॉन्ड मूवमेंट दिखा दिया। अब इसी को मैं ऑर्बिटल में दिखाता हूँ। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये पूरा इधर से उठ के ये ऊपर वाले लोब में जाएगा। मतलब यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा। आया समझ में? कॉन्जुगेटेड होता है, ये सारी ऑर्बिटल एक दूसरे से पैरेलली अवेलेबल होती है। आया समझ में? ऐसे जिनको नहीं समझ रहा है तो फिर ये देखिए ये थोड़ा लंबे हो जा रहा है, ये ऐसे है। तो इन दोनों का बॉन्ड था, ये दोनों का बॉन्ड था। तो अब ये जो ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड अब धीरे धीरे गायब होगा, ये वाला, ये देखिए ये धीरे धीरे गायब होगा। आया समझ में? और अब एक नया बॉन्ड बनेगा, वो कुछ यहाँ पे बनेगा। ये देखिए यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो सर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पहले जो अब जो इधर वाला बॉन्ड था, मतलब देखिए एक्चुअल में जो बॉन्डिंग थी वो ऐसे है। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये H, ये H ऐसे। पहले बॉन्ड किधर था, एक बॉन्ड यहाँ पे था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जैसे ही ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, राइट, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा और ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। तो मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इनके बीच में जो बॉन्ड था इस ऑर्बिटल का, ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा, राइट, इसमें शिफ्ट होगा, इसमें, और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे। अब चलिए बीच वाली रिंग में ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे, तो यहाँ पे आया, ऐसे। तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की वजह से, यहाँ पे आने की वजह से, यहाँ पे आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। और ये नेगेटिव चार्ज इस अमोनियम को स्टेबलाइज करता है प्लस आई इफेक्ट से। किससे? प्लस आई इफेक्ट से। ऐसा देखिए ये ऑर्बिटल का कंसेप्ट था, काफ़ी खतरनाक है। तो इसकी वजह से इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल जाती है। आज समझ में, एक्चुअल में रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं होती, ये स्टेबिलिटी जो होती है वो प्लस आई की होती है। लेकिन ये जो प्लस आई क्रिएट हुआ है ये रेजोनेंस की वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस होता है और जिसकी वजह से नाइट्रोजन जिस कार्बन को अटैच है उसकी जगह, उसके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है।
और ये सब मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पूरे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचे चले आ जाते हैं किसके पास, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन पे। ठीक है, अगर आपको ये ऑर्बिटल वाला नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से ये स्टेबलाइज हुआ। ठीक है, और जबकि आप दूसरे तरफ देखें, एनिलीनियम आयन इज ऑब्टेन बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन डज नॉट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे तो कोई लोन पेयर नहीं है, हेंस इट कैन बी स्टेबलाइज बाय ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर लेस स्टेबलाइज देन एनिलीन। तो इसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, किसमें, एनिलीन में। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे, एज अ रिजल्ट द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, दिस मेक्स एनिलीन अ वीकर बेस देन एलिफैटिक अमीन। ऐसा। तो अगर आप देखें तो एनिलीन में जो लोन पेयर थी, एक्चुअली इन्होंने रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया है, वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता। अगर जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उससे आप समझोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि एनिलीन पे जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो उस पर होती ही नहीं है एक्चुअल में, तो वो किधर चली जाती है, पूरी बेंजीन रिंग में घूमते रहती है, तो इजीली अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए जो एनिलीन है इट इज़ नॉट अ बेटर बेस कंपेयर टू एलिफैटिक अमीन। अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, तो ये देखिए, ये सेकेंड डिग्री, ये सबसे ज़्यादा होगा, ये 1 हो गया, और फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, 1, ये, सो ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये फोर्थ हो जाएगा। तो आपका ऑर्डर ऐसा आएगा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, मैंने उनका नंबर ऊपर लिख दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल इन अ सिंगल स्टेटमेंट मैं कहना चाहूँगा कि एलिफैटिक जो होता है इट इज ऑलवेज बेटर बेस देन एरोमेटिक अमीन। इसके पीछे रीजन एकदम सिंपल सा है, रीजन जो एकदम सिंपल सा है, इसमें जो लोन पेयर होती है वो डीलोकलाइज होती है। डीलोकलाइज मतलब, जबकि अगर आप देखो तो एलिफैटिक अमीन जो है, एलिफैटिक अमीन में जो लोन पेयर है वो लोकलाइज है, मतलब वो कहीं पे गई नहीं है और वो इजीली अवेलेबल है, और डीलोकलाइज मतलब वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये था पूरा। और अगर आपको ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट जो मैंने ऐसे टेढ़े करके बनाया था, अगर वो नहीं समझता है तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जितना बल्कीनेस बढ़ते जाता है, ये ऑर्बिटल का क्या होता है, रिपल्शन, और रिपल्शन होने की वजह से इसकी जो कॉन्जुगेशन है बेंजीन रिंग के साथ वो कम हो जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।